हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बेटा, इससे पिछले वाले लेक्चर में जो पीरियोडिक टेबल, आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल क्लास 11। पीरियोडिक टेबल क्लास 11th में हमने क्या पढ़ लिया था? इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था। क्या होता है इंट्रोडक्शन? उसमें फिर हमने इंट्रोडक्शन के बाद आपको डोबेरियर ट्रेड्स बता दिया था और न्यूलैंड ऑक्टेव बता दिया था। अब डोबेनियर ट्रेड और न्यूलैंड ऑक्टेव के बाद आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होनी है वो लॉदर-मेयर कर्व पे। लॉदर-मेयर कर्व आज हमको पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ चीजों की। देखिए बेटा, ये कहानी आपको समझ में आ रहा है ना, एक हिस्ट्री टाइप की। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये पूरी एक हिस्ट्री टाइप की है। तो ये बात है 1869 की। 1869 की बात है। वी विल टॉक अबाउट 1869। ये उन दिनों की बात है जब दो साइंटिस्ट हमारे पास थे। कितने साइंटिस्ट थे? दो साइंटिस्ट हमारे पास थे। नंबर वन थे लॉदर-मेयर। नंबर वन कौन थे? लॉदर-मेयर। कुछ जगह लूथर-मेयर पढ़ते हैं। आपके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आप करिए, लॉदर-मेयर बोलते हैं। और दूसरे थे मेंडलीव। ये दो साइंटिस्ट थे, एक लॉदर-मेयर और एक मेंडलीव। ये दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इनकी बात करें तो ये थे आपके जर्मन। ये कैसे थे? जर्मन थे। और ये जो थे ये रशियन साइंटिस्ट थे। तो एक थे रशियन साइंटिस्ट और एक कैसे थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। तो ये दोनों लोग एक रशियन हो गए और एक जर्मन हो गए, दोनों लोग थे। अब हुआ क्या कि ये साहब भी एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन कर रहे थे और ये साहब भी एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, यानी क्लासिफिकेशन दोनों कर रहे थे। कौन कौन कर रहा था? लॉदर-मेयर भी कर रहे थे और मेंडलीव भी कर रहे थे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉदर-मेयर जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को फोकस कर रहे थे, यानी ओनली फोकस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ कंपोनेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज को फोकस कर रहे थे। ठीक है, जबकि जो रशियन साइंटिस्ट यानी मेंडलीव थे, ये एलिमेंटों की केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी पे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहे थे। तो इस तरीके से दो साइंटिस्ट थे और दोनों लोगों ने इनके एलिमेंटों के कह सकते हैं कि एलिमेंटों की डिस्कवरी में एक साहब जो थे वो केमिकल प्रॉपर्टी को बेसिक यूनिट लेकर के चल रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए बड़ा मैटर करता है कि आप किस चीज के बिहाफ पे उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो। बहुत बड़ा मैटर होता है। तो ये साहब जो थे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे चल रहे थे और ये साहब जो थे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे चल रहे थे। ठीक है, अब समझिए। तो इन्होंने जब क्लासिफिकेशन कर डाला, पूरा एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद उसे नाम दिया पीरियोडिक टेबल। क्या नाम दिया? पीरियोडिक टेबल नाम दिया। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिया गया? पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसे एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बोलते हैं। तो इस तरीके से एक ने जो दिया उसे एटॉमिक वॉल्यूम कर्व कहा गया और एक ने जो दिया उसे पीरियोडिक टेबल कहा गया। इस तरीके से ये दो साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया। दोनों एक ही टाइम पे काम कर रहे थे, इसमें टेंशन नहीं है। 1869 में दो साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन पे फोकस किया। एक लॉदर-मेयर थे और दूसरे कौन थे? मेंडलीव थे। लॉदर-मेयर क्या कर रहे थे? वो जर्मन साइंटिस्ट थे और वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे थे, एलिमेंटों की, उसके बिहाफ पे काम कर रहे थे। और जो मेंडलीव थे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे फोकस कर रहे थे। लगभग उस टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे। ऑन एन एवरेज 63 एलिमेंट नोन थे जिनका ये लोग क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, अब चूंकि पहले हम बात कर लेते हैं लॉदर-मेयर कर्व की, उसके बाद फिर हम मेंडलीव पे चलेंगे क्योंकि ये लंबा चलने वाला। तो चलिए लॉदर-मेयर कर्व पे चलते हैं और इसको समझते हैं। अब लॉदर-मेयर कर्व में क्या था? इन्होंने सबसे पहले एलिमेंटों का एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब अगर हम देखें एटॉमिक वॉल्यूम को, तो यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ये ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन क्या? डेंसिटी होता है।
तो एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। मैं यहां पर पूरा लिख दूं तो एटॉमिक मास होगा, बस इतना समझ लेना, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी जो है ये लॉदरमेयर कर्व के अंदर आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब लॉदरमेयर ने क्या किया, दो चीजों को लिया, एक तो एटॉमिक वॉल्यूम लिया, ध्यान सुनना, ये कर्व मैं बना रहा हूं, इस कर्व में ये वाला लाइन जो है ये एटॉमिक वॉल्यूम को दिखाता है। क्या बताया, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, और ये वाला जो कर्व है ये एटॉमिक मास को बताता है। किसको बताता है, एटॉमिक मास को बताता है। तो इस तरीके से एक लाइन आपकी एटॉमिक मास को बता रही है और एक लाइन जो है आपके एटॉमिक वॉल्यूम को बता रही है। अब जब इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में रखा, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, इस ग्राफ को, कर्व को किसी को याद नहीं करना है, कुछ सिंपल फैक्ट है जो आपको समझने, बस वो मैं बता दे रहा हूं। तो इस ग्राफ में क्या हुआ बेटा कि कुछ इस तरीके से आप यूं समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से इसमें पीक्स बनने लगी और ये कुछ ऐसा हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से कर्व बना, ऐसे ऐसे अलग अलग, मतलब हमको एग्जैक्टली इसको याद समझो, लर्न नहीं करना है। यही तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, लॉदरमेयर कर्व की सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक थी कि इस चीज को मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट है। अब कब याद करोगे भाई, एक्चुअल पोजीशन पता ही नहीं कर पाओगे। जितनी बार कोई ग्राफ बनाएगा, किसी का ऊपर जाएगा, किसी का नीचे जाएगा, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट थी लॉदरमेयर कर्व की। नहीं तो कहानी तो ये भी सही बता रहे थे, इनकी डेमेरिट यही आ गई कि इस चीज को मेमोराइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अब आपको समझाएं कि यहां पर आपका लिथियम होता है, कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो मैं एक सिंपल बात बोलूं कि यहां पर जो पीक बन रहा है, लॉदरमेयर ने क्या किया कि जो पीक होता है, पीक वहां पर कौन पाया, एल्कली मेटल को वहां पर पाया। किसको पाया, एल्कली मेटल को वहां पर इन्होंने पाया। कहां पर पाया, पीक पर पाया, यानी लॉदरमेयर कर्व के पीक पर इन्होंने किसको पाया, एल्कली मेटल को पाया। इसका मतलब एल्कली मेटल का जो वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। एटॉमिक एल्कली मेटल का क्या ज्यादा होगा, एटॉमिक वॉल्यूम अदर के कंपेयर में एल्कली मेटल का एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए सबसे ऊपर पाए गए। अब बताओ, जब एल्कली मेटल से आगे बढ़ते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आता है। कौन आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यानी इनके सेंटर में जहां पर ये स्लोप डाउनवर्ड आ रहा है, इस डाउनवर्ड पोजीशन पे मान के चलो, इन पोजीशन को मान के चलो कि ये वाली पोजीशन जो आपको मिल रही है बेटा, ये वाली पोजीशन आपके कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मान लो ये बेरिलियम हो गया है ना, ये आपका हो गया कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया है ना, स्ट्रोंशियम हो गया। तो इस तरीके से, तो यानी डिसेंडिंग में, मिडवे ऑफ द डिसेंडिंग कर्व, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में, डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में कौन पाए जा रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल पाए जा रहे हैं। यानी इन मिड ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में आपको मिल गया बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल। बहुत टेंशन नहीं लेना आपको, बहुत सिंपल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल मिल गया। अच्छा बताओ, अगर आज आपके दिमाग में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं, लॉदरमेयर तो काफी कैलकुलेटेड वैल्यू बनाए थे ना, कैलकुलेट करके, साइंटिस्ट थे। अब हम साइंटिस्ट तो है नहीं, हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोगों के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे इधर यानी लेफ्ट साइड में देखोगे तो एल्कली मेटल होते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा है। अच्छा, बीच में कौन आता है, बीच में डी ब्लॉक आते हैं। तो है ही जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रुप्स जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर इनको कौन मिला था, यहां पर इनको मिला था डी ब्लॉक एलिमेंट मिले थे। डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको सभी एलिमेंटों के नाम वगैरह नहीं याद करने, ध्यान रखो। यहां इनको यानी इनके मिडवे में, इन गड्ढों के बीच में, ग्रुप्स में इनको कौन मिल गया था, इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट मिल गए थे। अब बताओ बेटा, अगर ऊपर से घटते हुए आ रहे थे, घटते हुए आते, तो अभी यहां पर जो आ रहा है, इन केसेस में असेंडिंग ऑर्डर के मिड में इनको हैलोजन मिले थे। कौन मिला था, है
हैलोजन। कौन मिला था बेटा? हैलोजन मिले थे। कहां मिले थे? असेंडिंग ऑर्डर के मिड में इनको हैलोजन मिला था। यानी आप ऐसे कह सकते हैं इन मिड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इनको कौन मिला था? हैलोजन मिल गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से आप सोचिए, समझो, एकदम पीक पे कौन मिला? टॉप पे कौन मिला? टॉप पीक पे, यानी एकदम टॉप पे कौन मिला? एल्कली। कौन मिला? एल्कली मिला। उसके नीचे यानी मिडवे में कौन मिला? मिडवे में इनको मिला एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके नीचे गए तो डी ब्लॉक, और फिर जब ऊपर जा रहे हैं तो इनको मिल गए पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप सीधा सा सिस्टम याद रखो ना यार, एल्कली, एल्कलाइन, डी ब्लॉक, फिर ऊपर जाओ, यहां से कर्व से ऊपर जाओ, पी ब्लॉक के यानी हैलोजन पा जाओ। एल्कली, एल्कलाइन, डी ब्लॉक एंड हैलोजन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में बहुत पूछ लेगा, तो पूछेगा बताओ ग्रुप्स में, लॉथरमेयर कर्व के ग्रुप्स में किस ब्लॉक के एलिमेंट अवेलेबल थे? लॉथरमेयर कर्व के असेंडिंग ऑर्डर के मिड में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? लॉथरमेयर के डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में कौन कर्व पाए जाते हैं? लॉथरमेयर कर्व में पीक पर कौन पाया जाता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो बेटा गारंटी है आप बता नहीं पाओगे। इस वजह से इन चीजों को इसी ऑर्डर में, इसी मैनर में, ये की पॉइंट है सब निकल के। अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी? लॉथरमेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी बेटा कि इनको मेमोराइज करके, इनको लर्न करके, इनको याद रख पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, जिस वजह से ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट निकली और इसे हटा दिया गया, नहीं कंसीडर किया गया। ठीक है, दूसरी बात कि इन्होंने क्या फिजिकल प्रॉपर्टी को फोकस्ड करके तो इसको बनाया था, काफी अच्छा काम किया था, लेकिन बताया ना सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी? इन्हें मेमोराइज कर पाना काफी डिफिकल्ट टास्क था। इस वजह से इस कर्व को हटा दिया गया और इनको आगे कंसीडर नहीं किया गया। और कुछ लॉथरमेयर में कुछ खास नहीं है ना, हमें आगे कहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चंस आने थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये खत्म होता है यहां से लॉथरमेयर कर्व। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव का पहले हम लोग ओल्ड वर्जन पढ़ेंगे, देन न्यू वर्जन पढ़ेंगे, फिर लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जो मॉजले ने डिजाइन किया वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इतने के आज इसी पे कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।